हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एम्स सीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी का बेस्ड पे हम लोग बात करेंगे। यानी कि दिसंबर 2023 में जो पूछा गया है उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। PYQ पेपर पे ये आधारित रहेगा, यानी उसी का बेस्ड पे इसमें हम लोग बात करेंगे। ये स्पेशल क्या रहेगा तो मेमोरी बेस्ड रहेगा, यानी कि मेमोरी बेस्ड यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा। मेमोरी बेस्ड का मतलब है कि इसी से हम लोग रिलेटेड सारा क्वेश्चन को इसमें कवर करने वाले हैं और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का सिलेबस इसमें पूछा जाता है और कवर जो कर रहा है सिलेबस को वो सारा आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, नॉर्मल कफ प्रेशर ऑफ इंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि इंडोट्रेकियल जो ट्यूब होता है उसका जो कफ होता है, कफ का क्या प्रेशर होता है। मान के चलिए ये क्या है, इंडोट्रेकियल ये ट्यूब है। इंडोट्रेकियल यहाँ पर क्या है, ट्यूब है और ये ट्यूब में क्या है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है तो एक कफ लगा हुआ है। यही कफ का प्रेशर पूछ रहा है कि इसका प्रेशर क्या रहने वाला है, यानी कि इसका प्रेशर क्या होगा, तो ये आपको बतलाना है। तो इसमें ऑप्शन ए में है 35 से 40 mmHg। mmHg का मतलब क्या होता है तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसमें कितना प्रेशर होगा तो 35 से 40 या 25 से 35 या 15 से 25 या 10 से 15। तो ये हमें इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा ये आप इसे लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसको बताएं कि ये इसमें इसके कौन सा होगा, ABCD इसमें क्या होने वाला है। तो आप इसे जल्द से टिक करेंगे तो इसका क्या होगा तो इसका होगा C, यानी कि C आंसर होगा। 15 से लेकर के 25 mmHg इसका क्या होता है तो प्रेशर होता है। जो ये कफ देख रहे हैं कफ का प्रेशर होता है, आपको पता चल गया 15 से लेकर के 25 mmHg होता है। इसी से और एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वह भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जान लीजिए। इसमें सिर्फ क्या करेगा कि ये जो यूनिट है यूनिट चेंज कर देगा। वहाँ पर यूनिट आपको देखने को मिलेगा सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी सेंटीमीटर ऑफ वाटर, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर H2O। ये यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जब प्रेशर पूछ लेगा तो उस टाइम में आप क्या बोलेंगे तो उस टाइम में आपका होगा 20 से 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होगा। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है इसका प्रेशर। तो ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। इसका चलिए हम लोग थोड़ा सा अब समझते हैं। ये प्रेशर मापते हैं किससे, मापने का जो डिवाइस होता है उसका नाम होता है मोनोमीटर, यानी उसका नाम क्या होता है, प्रेशर को जो मेजर करते हैं। जब हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस टाइम में जिस डिवाइस का नाम है उस डिवाइस का नाम क्या होगा तो मैनोमीटर, यानी कि मैनोमीटर इसका नाम होता है। तो मैनोमीटर आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग समझाते हैं आपको। ईटी ट्यूब को भी आप जान लीजिए। जब ईटी ट्यूब का बात किया गया है तो ये क्या हो सकता है, फिर क्वेश्चन 2025 में भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, इसका जो डायमीटर है डायमीटर को आपको याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इसका कनेक्टर का जो डायमीटर है ये आपको याद रखना है। कनेक्टर का क्या है डायमीटर आपको याद रखना है। तो ये आपको कई बार पूछा जाता है कि ये क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, इंटरनल होता है। मान के चलिए ये जो कनेक्टर है किसी और में आकर के जो यहाँ पर आएगा तो इसमें इस तरह से ये क्या होगा कनेक्ट होगा। इधर आप इसको ईटी ट्यूब मानिए तो ये क्या हो जाता है इनर हो जाता है। इंटरनल डायमीटर आपसे क्वेश्चन में आएगा तो आपको 15 ही क्या करना है, इसमें भी टिक करना है। अगर इस प्रकार ट्यूब का बात करता है तो ट्यूब का जो इनर पार्ट होता है, जो मान लीजिए ट्यूब है, ट्यूब का इनर जो होता है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग तय करते हैं ये कितने नंबर का ईटी ट्यूब होता है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल डायमीटर यहाँ पर दिख रहा है कितना 8 नंबर का ये क्या है तो ईटी ट्यूब है। इसका जो इनर एरिया होता है उसी को मापा जाता है। तो ये आपको डायमीटर भी क्लियर हो गया। चलिए ये जान लेते हैं इसका डेप्थ मार्क्स यहाँ पर होता है, यानी कि
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो मार्कर भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि कभी एक्सरे का जब जरूरत पड़ता है तो उस टाइम में भी हम लोग कंफर्म करते हैं कि क्या ईटी ट्यूब सही पोजीशन पर है या नहीं, उसके लिए ये दिया होता है। लेकिन मैक्सिमम केस में ये नहीं किया जाता है। ये जो पायलट बैलून है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर का पता करते हैं। अगर मान के चलिए इसमें प्रेशर अगर रहेगा, ये कॉप अगर क्या होगा, इन्फ्लेट रहेगा, या कॉप इन्फ्लेट रहेगा, तो आपका ये पायलट बैलून भी क्या होगा, इन्फ्लेट रहेगा। इसी से पता करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरनल डायमीटर आपको समझ में आ गया। उसके बाद लेवल ऑफ वोकल कोड, यानी कि यह जो लेवल आप देख रहे हैं ये वोकल कोड का लेवल है, और यहीं तक हम लोग वोकल कोड में रखते हैं। जब इंट्यूबेशन करते हैं तो रखते हैं। मॉर्फी आई, आप जो ये देख रहे हैं, ये आगे में जो यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो मॉर्फी आई बोलते हैं। मॉर्फी आई है, और नीचे की तरफ क्या है, तो वेबल है। मॉर्फी आई क्या करता है, जब वेबल कैरिना तक चले जाता है, जब वेबल कैरिना तक जाता है तो क्या होता है, तो ब्लॉक हो सकता है। तो ब्लॉक होगा तो एक साइड का, जब ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा तो कैरिना क्या करेगा, ये वेंटिलेट करेगा हमारे लंग्स को। ये भी आपको समझ में आ गया। अभी जो हम बात किए थे मोनोमीटर, इसी तरह का रहता है, और ईटी ट्यूब का ये प्रेशर को चेक करता है। ये भी आप देखे होंगे, अगर हॉस्पिटल में आप गए होंगे तो ये आपको देखने को मिला होगा। तो ये इस तरह से प्रेशर को चेक करता है। ये अब तो क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए 2 नंबर में हम लोग चलते हैं। 2 नंबर में समझेंगे व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ईटी ट्यूब, यानी ईटी ट्यूब का इंटरनल जो डायमीटर इसका कनेक्टर का होता है वह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। जो कनेक्टर था इसमें लगा हुआ, वो कनेक्टर का डायमीटर पूछ रहा है। तो ये अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन को देखे थे कि जब यहाँ पर क्या है, ईटी ट्यूब है, ईटी ट्यूब का यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है। कनेक्टर में अभी हम बतलाए थे कि इसका क्या है, तो ये इंटरनल डायमीटर इसको हम लोग मानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, कितना बार कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या, तो यूनिवर्सल डायमीटर इसका ये होता है, जो कनेक्टर का यूनिवर्सल डायमीटर होता है। जितना भी ये साइज का मान के चलिए 5 नंबर का ईटी ट्यूब हो, 7 नंबर का ईटी ट्यूब हो, सारा का क्या होगा, तो इसका कनेक्टर 15 का ही रहेगा, यानी कि 15 mm का ही ये कनेक्टर रहेगा। इसको इंटरनल डायमीटर इसका बोलते हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, अभी बतलाए ना। मान के चलिए कनेक्टर अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर को सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हुआ, सर्किट का ये कनेक्टर है। ये जब कनेक्टर आकर के यहाँ पर कनेक्ट होगा तो इस तरह से ये क्या होगा, कनेक्ट होगा। इसके अंदर में ये कनेक्ट होगा, इस तरह से ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। और यहाँ से ये ईटी ट्यूब इधर आपको जो दिख रहा है, ये ईटी ट्यूब है, और इधर जो है ये सर्किट है, यानी ये सर्किट आपको दिख रहा होगा। ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका सी सही होने वाला है, यानी 15 mm का इसका क्या हुआ, कनेक्टर होगा। इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, mm यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी mm यहाँ पर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे समझेंगे नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इन अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है नॉर्मल, हम लोग देखेंगे। अगर टाइडल वॉल्यूम, तो एक आपको याद रखना है, आप इसमें से तब तक टिक कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब तक हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि यार इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी आपको टाइडल वॉल्यूम बोलेगा तो ये आपको याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम जो होता है, टाइडल वॉल्यूम जब भी पूछा जाएगा तो टाइडल वॉल्यूम को इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम जब पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, यानी कि जितना अमाउंट्स में हम लोग वन ब्रीथ को पूरा करते हैं, इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, वही साइकिल को, वही क्या होता है, साइकिल को क्या बोलते हैं, तो हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। मान के चलिए एक अडल्ट है, यानी एक अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट पेशेंट है, इसका वेट कितना 70 kg है। जब 70 kg है तो इसका एक फॉर्मूला आता है, आपको वो हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल जो हम लोग टाइडल वॉल्यूम निकालते हैं पर kg, वह आपको याद रखना है। यानी कि जो नॉर्मल हम लोग टाइडल वॉल्यूम निकालते हैं, अगर टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पर kg होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपको हमेशा बोलना है 6 से 8 ml पर kg होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, 6 से 8 ml पर kg होता है। यानी कि मिनिमम हम 6 रखेंगे, मैक्सिमम 8 रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको
पूछ सकता है, तो ये भी आपको स्टार लगा करके रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जब टाइडल वॉल्यूम पूछा है तो इसका क्या होगा, नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम हम लोग पर केजी कैसे निकालते हैं तो वह भी पूछ सकता है। चलिए इसका हम कैलकुलेट करके आपको बतलाते हैं, तब तक आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। अगर 70 kg का पेशेंट है, अगर 70 kg का पेशेंट है, अगर हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल से पहले मिनिमम से हम लोग देते हैं। अगर मिनिमम से हम इसको कैलकुलेट करते, चलिए मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़ देते, इसका बीच वाला हम ले लेते, 7 से ही इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते। जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 7 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, इतना 490 सिर्फ यहाँ पर होगा, कितना 490 ml यहाँ पर हो जाएगा, 490 ml होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस रेंज में आ रहा है। अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, और बढ़ेगा, इसमें और 17 जोड़िएगा 560 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन होने वाला है, तो यहाँ पर सी क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा। ये आपको याद रखना है, सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये भी आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट है VBI है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर डायरेक्ट आपको टाइडल वॉल्यूम पूछा जाएगा कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर रेंज में दिया गया है, जब रेंज में नहीं देगा तो आपको डायरेक्ट बताना है कि नॉर्मल अगर टाइडल वॉल्यूम जो अडल्ट में रहता है, ये याद हमेशा रखना है कि किसमें, तो एडल्ट में जो रहता है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम अगर पूछेगा तो 500 ml आपको बतलाना है, यानी 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम क्लियर हो गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो एक बार में 1 साइकिल में हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि हवा को अंदर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो वह जो सर्कल को पूरा करते हैं उसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए इसको आपको इस तरह से समझा देते हैं, ग्राफिक के थ्रू आपको समझाते हैं। चलिए ग्राफिक के थ्रू, जैसे रेस्पिरेटरी लंग वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं, तो ये बीच में जो आप ये ग्राफ जो बनते हुए देख रहे हैं, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम का क्या है, ग्राफ है। अगर ऊपर की तरफ हम जाते हैं, इस बीच का अगर हम दूरी निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो IRV बोलते हैं, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये क्या होता है, रिजर्व रहता है, और यहाँ से यहाँ तक जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। ये अलग टॉपिक है, आपको इस थ्योरी पे चला जाएगा, यानी कि PY Q पर नहीं रहेगा, यानी हम लोग जो बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं वह नहीं होगा, यानी मेमोरी बेस्ड जो हम लोग देख रहे हैं ये इसमें काम नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर फुल क्लास देखना चाहते हैं तो इसे देख करके आप समझ सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर 4 में, व्हाट इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पर केजी इन अ हेल्दी एडल्ट। अब इसमें तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट इसमें टिक कर दीजिएगा, इसमें क्या होगा, तो आप भी तुरंत हम इसका फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं, इसका क्या होगा, सी होगा। आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है, यानी हमेशा क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट को क्या करके रखना है, तो क्लियर करके रखना है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पे ही बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का बेस्ड पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाला एग्जाम में जो CRE का जो एग्जाम आ रहा है जुलाई में, वह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इसमें बच गया तो दिसंबर में फिर आने वाला है, दिसंबर में आप इसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल आप हमेशा तैयारी करें। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग 5 में देखेंगे, सेवोफ्लोरेन मैक, यानी कि मिनिमम एल्व्यूलर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग जो इसमें पूछा जाता है कि कितना इसका रहता है मैक वैल्यू, यानी आपको हमेशा याद रखना है कि मैक वैल्यू जो होता है ये क्या होता है, तो मिनिमम एल्व्यूलर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मिनिमम एल्व्यूलर कॉन्सेंट्रेशन है, मिनिमम भी समझ में आ रहा है कि कम, एल्व्यूलर मतलब भी समझ में आ रहा है कि जो शेक होता है, एयर शेक, ऐसे ये ना होता है, एयर शेक एल्वोलाई रहता है, यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से कैपिलरीज निकलता है, जो वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है वह निकलता है, जो हमारा लंग में, पल्मोनरी में ये सारा काम होता है। कॉन्सेंट्रेशन यानी इसमें कितना ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए कि ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसका सेवोफ्लोरेन का क्या होता है, तो आपको हमेशा बोलना है सेवोफ्लोरेन का मैक वैल्यू क्या होगा, तो जल्दी से बतलाइए कि कितना इसका होने वाला है सेवोफ्लोरेन का। तो सेवोफ्लोरेन का क्या होने वाला है, तो सेवोफ्लोरेन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2.0% यहाँ पर होता है।
तो ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे इसको हम समझा देते हैं आपको कि क्या होता है। चलिए पहले इसका हम पहले लिखते हैं हेलोथेन, उसके बाद आपको मैक के बारे में भी समझा देते हैं और आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। चलिए सबसे पहले आपको जानना है कि हेलोथेन में कितना होता है। हेलोथेन में अगर हम लोग देखते हैं तो हेलोथेन में कितना होता है, तो 0.75 होता है। और ये आपको देखना है। उसके बाद क्या होता है, तो आइसोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन अगर देखते हैं आइसोफ्लोरेन का, तो जल्दी से बताइए आइसोफ्लोरेन कितना होता है, 1.2 होता है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो सेवोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन आपको अभी तुरंत समझ में आ गया, सेवोफ्लोरेन कितना होगा, तो 2.0 होगा। उसके बाद सेवोफ्लोरेन से आगे बढ़ते हैं तो डेस फ्लूरेन, वैसे बहुत होता है लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उसी पे हम लोग बात करेंगे। ये कितना होता है, 6.0 होता है। एंड और एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O डायरेक्ट लिख देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसका कितना होता है, तो 104 होता है। चलिए इसमें और एक हम आपको बतलाते हैं कि इसका जो आप देख रहे हैं पोटेंसी सबसे वेरी क्या होगा, हाई होगा, यानी कि इसका वेरी हाई होगा क्या, तो पोटेंसी, यानी इसका जो पावर पोटेंसी होता है, पोटेंसी इसका सबसे ज़्यादा रहेगा किसका, हेलोथेन का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए ये हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो पोटेंसी होता है, पोटेंसी जो पावर होता है वह सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो हेलोथेन का होता है। पोटेंसी की अगर बात करेंगे, मैक वैल्यू जिसका सबसे कम उसका पोटेंसी सबसे अधिक। वही अगर हम फिर बात कर रहे हैं आइसोफ्लोरेन का, आइसोफ्लोरेन का क्या होता है, तो हाई होता है, यानी हाई होता है, अच्छा हाई होता है। उसके बाद अगर हम नीचे अगर आते हैं तो मॉडरेट होता है किसका, इसका मॉडरेट होता है। सेवोफ्लोरेन का क्या होगा, तो मॉडरेट रहता है क्या, तो पोटेंसी मॉडरेट रहता है। ये नहीं अभी समझ में आ रहा है, आगे समझ में आएगा। मॉडरेट ये इसका रहता है। उसके बाद आगे अगर हम लोग आते हैं तो डेसफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन का क्या होता है, तो लॉ होता है क्या, पोटेंसी। उसके बाद अगर हम देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का, तो क्या होता है, वेरी लॉ होता है, यानी कि ये भी बहुत कम होता है। ये समझ में आ गया कि अगर नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंसी लॉ होते हुए चले जाएगा, यानी पोटेंसी क्या होगा, तो लॉ हो जाएगा, कम होते हुए चला जाएगा। ये आपको ग्राफ याद करना है। आपको नोट्स में अगर लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये भी हमेशा याद रखना है कि इसका जो मैक वैल्यू होता है ये आपको याद रखना, और मैक का जो कॉन्सेंट्रेशन अभी आपको हम समझाने वाले हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पोटेंसी अभी तुरंत समझ में आपको आने वाला है। चलिए अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि किस तरह से होता है। ये फिगर आपके लिए ही स्पेशल हम रखे हैं। सबसे पहले आप क्या है, एयरवे, अगर हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करवाते हैं, जो वोलेटाइल एजेंट मेरा है, वोलेटाइल जो एजेंट है इसको क्या करते हैं, इनहेल करवाते हैं। इनहेल करवाते हैं किससे, एयरवे से करवाते हैं। जो हमारा वर्क स्टेशन है, एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन है, उसमें वोलेटाइल गैस को क्या करते हैं, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, हेलोथेन, इन सब को क्या करते हैं, जब भेजते हैं हम लोग कहाँ, वेपोराइजर से, क्या होता है कि जब एयरवे के थ्रू हमारा लंग के तरफ बढ़ता है, जब लंग ट्रेकिया से होते हुए जब लंग के तरफ बढ़ता है तो उसमें देखिए क्या होता है, एल्वोलाई के पास जब पहुंचता है, ये एल्वोलाई का फिगर देख सकते हैं, जब एल्वोलाई के पास पहुंचता है, एल्वोलाई में ये क्या है, गैस आया, यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए एयर गैस आया, गैस आया, इसके साथ में क्या आया है, तो इसके साथ में वोलेटाइल एजेंट भी आया है। ये भी आपको याद रखना है, जो वोलेटाइल एजेंट भी यहाँ पर क्या हुआ है, आया है, जिसको एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं, ये भी आया है। इनहेल जो करवाए हैं, आइसोफ्लोरेन हो सकता है, डेसफ्लोरेन हो सकता है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, हेलोथेन हो सकता है, तो वह इसके साथ में आया। तो हम लोग जब इनहेल करते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफ्यूजन होता है जब भी चेंज होता है तो लंग्स में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो डिफ्यूजन जब होगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या, ब्लड के कैपिलरीज है, ये जो देख रहे हैं ये जो बना हुआ है ये ब्लड का कैपिलरीज यहाँ पर है, ये आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये ब्लड का कैपिलरीज है। तो क्या करता है, ब्लड में इसको मिला देता है, हम लोग डिफ्यूजन कर देते हैं, और जो ब्लड में बचा हुआ रहता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको फिर क्या करता है, जो हमारा एयर सेक है, एल्वोलाई है, ये क्या करता है, बाहर की तरफ हम लोग एक्सहेल करके बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो
ये तो अब तक नॉर्मल आपको फिजियोलॉजी समझ में आया। चलिए अब एडवांस हम लोग समझते हैं। जब वोलेटाइल एजेंट आएगा ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में मिल करके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड स्ट्रीम से पूरा बॉडी सर्कुलेट होगा, बॉडी सर्कुलेट होगा ब्रेन तक पहुंचेगा और ये अपना इफेक्ट शो करेगा। तो ये अब फिर कैसे करेगा, ये मैक से फिर इसका क्या कनेक्शन है, अब चलिए आपको हम बतलाते हैं ये किस तरह से होता है। ये आपको समझ में आ रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से निकल रहा है। पल्मोनरी वेन यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, पल्मोनरी आर्टरी में होता है। इसका हमको फिजियोलॉजी आपको नहीं बतलाना है, सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है। चलिए एल्वोलर में जब हम लोग भेजे, यहाँ से मान के चलिए 100% हम लोग क्या किए कि कोई भी ड्रग्स को भेजे। अभी क्या करना है, कोई भी ड्रग्स का नाम याद रखना है। कुछ भी ड्रग्स को क्या किया, एयरवे से हम लोग भेजे, तो एल्वोलाई के पास गया। जब एल्वोलाई के पास गया तो ये एल्वोलाई क्या किया कि इसका 50% मान के चलिए, हमको अभी कुछ नहीं समझना है, क्या समझना है कि 50% ये क्या किया, तो 50% एल्वोलाई अपने पास रखा और उसके बाद 50% ब्लड में इसको मिला दिया। चलिए ब्लड में मिल गया। अब ब्लड के पास में जब गया तो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड क्या किया, अब ब्लड के पास में गया, यहाँ भी सर्कुलेट हो रहा है, लीवर है, इसका भी मेटाबॉलिज्म है, ये भी क्या किया, इसको कम कर दिया। यानी इसके पास जितना पोटेंसी था, पोटेंसी भी आपको याद रखना है, ये 100% पोटेंसी में थे, आए तो यहाँ पर 50 हो गए। अब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 25 आप मान लीजिए, यानी कि 25% इसके पास बचा। अब 25% बचा, अब ये क्या हुआ कि अब फिर आगे की तरफ बढ़ा, ब्लड इसको क्या कर रहा है, कम कर दिया। एल्वोलाई से कम हुआ, एयरवे से कम हुआ, इसी तरह से कम होते हुए अब मान के चलिए ये क्या कहाँ पहुँच गया, तो ये 5% पर पहुँच गया। तो क्या हुआ, ये कम होते हुए चले गया। तो हम लोग जो देखते हैं मैक वैल्यू, जो मैक हम लोग देखते हैं मिनिमम एल्व्यूलर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो एल्व्यूलर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यहीं पर क्या करता है, कम कर देता है। जो भी हम लोग अभी देखे हैं, चाहे हेलोथेन हो, डेसफ्लोरेन हो, सेवोफ्लोरेन हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जितना आपको कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, जैसे मान लीजिए हेलोथेन है, हेलोथेन में 0.75 क्या होता है, तो 75 हम लोग भेजते हैं, उसका क्या होता है, मैक वैल्यू होता है। तो इतना ही क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में वो मिल पाता है, जो ब्लड स्ट्रीम में है इतना ही मिल पाता है। हेलोथेन में जो हम लोग देखे कि अभी हेलोथेन को आप समझ में आ गया, हेलोथेन का कितना, तो 0.75, तो इतना ही क्या होगा, ब्लड में ये मिल करके आगे की तरफ ब्रेन तक हमारा पहुंच पाएगा। मेन यही का है, आगे जो इसका मेटाबॉलिज्म होगा ये इसमें काम नहीं करेगा, आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बतलाए थे। तो ये इससे इतना ही होगा, बाकी जो बचेगा उसको फिर एक्सहेल करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा मैक किस तरह से काम करते हैं। मान के चलिए 104 किसका होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, यानी N2O का होता है, तो वो इसमें पोटेंसी कम करता है। चलिए अब समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरह से पोटेंसी कम करता है और इसका मैक वैल्यू कम करता है। ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि सिर्फ आपको रटते हुए इतना दिन से रहते थे, आपको ये भी समझना बहुत जरूरी था। चलिए आगे अब हम लोग समझेंगे 6 में पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, यानी PISS इसको बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर विच गैस सिलेंडर, यानी कि जो पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होता है इसमें कौन सा गैस सिलेंडर में हम लोग यूज करते हैं, पाइपलाइन में करते हैं। यानी सेफ्टी सिस्टम जो होता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होता है कि 3-5 होता है, 2-5 होता है, ये सब किस तरह से आता है, 6 किसी का होता है, तो ये आप लोग पढ़े हैं। तो इसी में किस में ये यूज होता है, तो ये किस में यूज होगा, तो ये डायरेक्ट आप बोलिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है पाइप लाइन, दिया हुआ है सिलेंडर गैस, दिया हुआ है लिक्विड ऑक्सीजन, दिया हुआ है मेडिकल एयर ओनली दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ मेडिकल ओनली दिया है, नहीं तो ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देंगे, तो सिलेंडर गैस में इसका यूज होता है। सिलेंडर जो गैस में होता है कि रॉन्ग फिटिंग ना हो, जब एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन पर आप जाइएगा तो एनेस्थीसिया मशीन के पीछे में इसको अटैच किया जाता है। एनेस्थीसिया जब मशीन होगा उसके पीछे में गैस सिलेंडर को अटैच किया जाता है, तो उस टाइम में ई टाइप का सिलेंडर का अटैच होता है। ये भी याद रखिएगा, ई टाइप का सिलेंडर हमेशा एनेस्थीसिया मशीन कैरी करता है, यह भी आपको याद रखना है। तो उसमें से पिन इंडेक्स काम करता है और इसमें से कहीं नहीं, पाइपलाइन में पिन इंडेक्स नहीं काम करता है। इसका अपना सेफ्टी सिस्टम है, वह भी हम लोग जानेंगे। लिक्विड ऑक्सीजन लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर लिखा हुआ है मेडिकल एयरवे। तो देखिए यहाँ पर हम राइट आंसर इसको किसको बोलेंगे, तो सिलेंडर गैस को राइट आंसर बोलेंगे। चलिए इसको भी आपको समझा देते हैं।
इस तरह से आप लोग एनेस्थीसिया मशीन का अगर पीछे में जाएंगे तो इस तरह का पोर्ट देखने को मिलेगा, पोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा। तो यहाँ पर जो इसमें आप देख सकते हैं ये पिन आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो देख रहे हैं ये पोर्ट है, यानी कि इससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड होगा तो वो यहाँ से निकलेगा, आउटलेट इसको बोल सकते हैं। तो ये पिन आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यही क्या होता है, इसमें आकर के अटैच होता है, यहाँ बीच में, यहाँ भी आप देख सकते होंगे पिन यहाँ पर रहता है, यहीं पर जाकर के क्या होता है, ये अटैच होता है। रॉन्ग फिटिंग ना हो, नाइट्रस का अलग होता है, देखिए ऑक्सीजन का होता है 25, ये आपको याद रखना है, पिन इंडेक्स पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से होता है, ज्योमेट्रिकल अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ज्योमेट्री पर ये निकाला जाता है। आप अगर देखते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, आप देख सकते हैं इसमें 2 का कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद 5 का यहाँ पर आ रहा है। अगर इसको मिलाते हैं तो इस दोनों में आप आ सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड में आप देख सकते हैं 3 5 है, 3 5 आप यहाँ से मिला सकते हैं। यानी इसमें जो व्यू है लेफ्ट राइट, अगर राइट को इस साइड में रखेंगे, इस साइड में रखते हैं, लेफ्ट को इस साइड में रखते हैं, तो ये पूरा व्यू आपको दिखाने लगेगा। इसमें फिर देखेंगे एयर में आपको देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 16 देखने को मिलेगा, इंटरनॉक्स में 7 देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ इसका पिन इंडेक्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका फिर हम देखेंगे 7 में व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो सिलेंडर होता है उसका कलर क्या होता है। तो ये कलर आपको हमेशा याद रखना है, इसका कलर क्या होगा, तो आपको तुरंत बतला देना है कि इसका कलर जो होगा वह क्या होने वाला है, तो कलर होगा ब्लू, यानी इसका कलर होने वाला है क्या, तो ब्लू कलर इसका होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए ये फिर आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ एयर पाइपलाइन इन एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। अब ये आपका इम्पोर्टेंट है, अब इसको आपको याद रखना है कि ये क्या होता है। तो इसका क्या, जो पाइपलाइन होता है आप लोग देख रहे होंगे, ये जो पाइपलाइन इस तरह से क्या होता है, हॉस्पिटल का वॉल पर आपको देखने को मिलेगा, एक तो वाइट हो सकता है, एक तो वाइट आपको मिलेगा, एक तो येलो कलर का मिल सकता है, इस तरह से मिल सकता है, कोई आपको ब्लू मिल सकता है, कोई आपको ब्लैक मिल सकता है, तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो यही इसमें पूछ रहा है कि जो एयर पाइपलाइन है उसका क्या कलर हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें कलर किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। चलिए आपको पाइपलाइन के थ्रू ही समझाते हैं कि ये किस तरह से होता है, और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें आप जब आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, तो ऑक्सीजन का है, O2 का यहाँ पर है, ये क्या है, तो N2O का है, नाइट्रस ऑक्साइड का है, ये क्या है, एयर का है, ये क्या है, तो वैक्यूम का है। ये आपको याद रखना है, ये आपको हॉस्पिटल में ये हमेशा देखने को मिल सकता है, O2, उसके बाद N2O, एयर एंड वैक्यूम। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या, एयर का पूछा गया, तो एयर का यहाँ पर क्या है, ब्लैक है, तो आप यहाँ पर एयर में क्या करेंगे, तो ब्लैक को टिक करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। चलिए 9 में हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ एयर पाइपलाइन इन एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। एक ही क्वेश्चन डबल इसमें आ गया है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एयर जो पाइपलाइन होता है इन एनेस्थीसिया, इसका पूछ रहा है। तो एयर का यहाँ पर ब्लैक होगा, ब्लैक इसमें ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि इसका क्या होगा, तो ब्लैक होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें है कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर ई टाइप इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो ई टाइप का सिलेंडर होता है, ई टाइप का सिलेंडर होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, तो कैपेसिटी आपको बतलाना है। ये आपको समझ में आ गया, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर ई टाइप, जो हम लोग एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन पर लगाते हैं, लगता है एनेस्थीसिया के पीछे में जो लगता है सिलेंडर, यही सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है। इसका कैपेसिटी क्या होता है ऑक्सीजन के सिलेंडर का, यानी कि ये क्या है, O2 है, O2 है, O2 का क्या होता है, तो इसका आपको बताना है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इसका कितना होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, यानी 660 होगा। तो आपको याद रखना है कि कितना होगा, तो 660 हो, इसका याद रखिएगा कितना होगा, 660 लीटर यहाँ पर याद रखना है, ये होता है 660 लीटर होता है। देखिए इसमें और एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी आपको याद रखना है। प्रेशर जब पूछा जाएगा तो हमेशा प्रेशर कितना बताना है, तो 2000 PSI इसको बोलना है। PSI होगा, मान के चलिए अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा तो आप फिर वहाँ पर क्या बोलिएगा, जब
इसका भी फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो उस टाइम में आप क्या बोलिएगा, तो उस टाइम में आप बोलिएगा कि पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी इसका भी याद रखना है कि पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, ये भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एंड ये और याद रखिएगा, रेंज में भी क्वेश्चन आया हुआ है, रेंज में भी क्या हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। रेंज में आपसे पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, प्रेशर आप बतलाइए, तो प्रेशर जब पूछा जाएगा तो रेंज में अगर आपको कितना याद रखना है, तो 1900 से 2200 psi याद रखना है, यानी 1900 से 2200 psi इसका याद रखना है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसमें जो लगा हुआ रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं ई टाइप सिलेंडर, यानी इसी को क्या बोलते हैं, ई टाइप सिलेंडर। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग समझेंगे 11 में नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट, यानी नॉर्मल जो अडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो आप तुरंत इसमें टिक आपको आना चाहिए, इसका आंसर तुरंत फट से आपके पास आना चाहिए, क्विकली आपका ब्रेन में आना चाहिए। 6 से 10 तुरंत बोलिएगा नहीं, ये नहीं होगा। 8 से 12 ये भी नहीं होगा। डी उसके बाद सी में देखेंगे 12 से 20, तो अब बोलिएगा ना ये भी नहीं होगा। तो डी में 20 से 30, तो बोलिएगा ना ये भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, तो इसमें आपको याद हमेशा रखना है कि कितना होता है, तो 12 से कितना होता है, 20 होता है, ये आपको याद रखना है, 12 से 20 होता है रेस्पिरेटरी रेट। इसका क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 से 20 एक अडल्ट में, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसी से मेमोरी बेस्ड आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 में देखेंगे लेरिंगोस्कोप ब्लेड इज यूजुअली मेड ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब लेरिंगोस्कोप का हम लोग बात करेंगे, लेरिंगोस्कोप इसी तरह से नहीं होता है जी, इस तरह से, इसमें क्या होता है, बैटरी सेल लगा हुआ रहता है, यहाँ से क्या होता है, तो ऐसे ब्लेड रहता है, ब्लेड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लेड लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लाइट सोर्स, यहाँ पर लाइट सोर्स रहता है ग्लोटिस को देखने के लिए। तो ये जो बना हुआ रहता है, इसका जो ब्लेड बना हुआ रहता है लेरिंगोस्कोप ब्लेड इज यूजुअली किससे बना हुआ रहता है, तो आपको बतलाना है किससे बना हुआ रहता है। प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, देखे हैं क्या, एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है, या कॉपर का बना हुआ रहता है। कॉपर भी क्या होगा, यहाँ कट जाएगा, प्लास्टिक भी यहाँ पर कट जाएगा बच्चा, एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील। तो हम लोग इसमें राइट किसको मानेंगे, तो स्टेनलेस स्टील को हम लोग राइट मानेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट जो भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, जब भी इंस्ट्रूमेंट्स बनता है वो क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ रहता है। ये आपको याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ रहता है, यही मटेरियल से बनाया हुआ होता है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील से ही बना हुआ रहता है। इसमें ये क्या खासियत होता है, तो इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि जंग नहीं लगता, वह खराब जल्दी नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 में देखेंगे कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी इज यूज टू मॉनिटर, यानी कि कैप्नोग्राफी का यूज कब हम लोग करते हैं। EtCO2 नहीं पढ़े थे आप लोग, EtCO2 के बारे में नहीं पढ़े थे कि ये क्या होता है, इंड टाइडल CO2 होता है। यानी इसका तो आंसर आपको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, तो इसका EtCO2 होता है, यानी कि इन टाइडल CO2 होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किस तरह से होता है, तो जब ET ट्यूब है, ET ट्यूब में क्या होता है, ये लंग्स में यहाँ पर इंट्यूबेट है, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लंग्स है, ऐसे समझिए, ये लंग्स में क्या है, इंट्यूबेट है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ET ट्यूब है। ET ट्यूब जब इनहेल किया फिर एक्सहेल होगा, तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो मापने का जो हमारे पास डिवाइस होता है, जो मॉनिटर होता है, ये देखे होंगे आप लोग, मॉनिटर जो होता है वह क्या होता है, तो EtCO2 का होता है। इन टाइडल CO2 जो होता है वही होता है, मशीन का नाम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि उसी से हम लोग इसको मापने का काम करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। साइड स्ट्रीम होता है, मेन स्ट्रीम होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे जरूर, तो इससे इसको मापा जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो
14 में हम लोग देखेंगे मिनिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन, यानी SpO2 जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है मिनिमम कितना होता है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, यानी एनेस्थेसिया के टाइम में कितना इसका रिक्वायरमेंट होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इसमें रिक्वायरमेंट्स आप जल्द से जल्द बतलाइए कि इसमें क्या होने वाला है। ए में 85 से 90 होगा, बी में 90 से 92 होगा, सी में 95 से 98 होगा, डी में 99 से 100 होगा। तो अब तुरंत इसमें आपको बतलाना है कि 95 से लेकर के 98% इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसीलिए ये इसको हम लोग VVI मानते हैं, यानी कि VVI इसको मानते हैं। 2 बार इसको पूछा चला गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग मेमोरी बेस्ड में इसको बेस्ट मानते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 15 में हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब इन यूज्ड इन विच ब्रीदिंग सिस्टम। अब देखिए ये भी कितना आसान क्वेश्चन है कि CO2 जो होता है एब्जॉर्ब किस तरह से होता है। अब देखिए एक आप लोग ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि CO2 का जो एब्जॉर्ब करता है वह कौन सा सिस्टम करता है, ब्रीदिंग सिस्टम करता है, ओपन सिस्टम करता है, सेमी ओपन सिस्टम करता है। जो सर्किट के बारे में हम लोग पढ़े थे ना जी, कि सर्किट होता है, सर्किट में हम लोग ABCDE पढ़े थे, ऐप पढ़े थे, बेन सर्किट के बारे में पढ़े थे। तो ये सब किस तरह से होता है, तो इसके बारे में क्लोज सर्किट है, टी पीसेस है, इनमें से क्या आंसर होगा। तो आप हमेशा इसको क्या बोलिएगा, तो क्लोज्ड सर्किट क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्लोज्ड सर्किट होगा। तो ये सर्किट किस तरह से क्लोज सर्किट होगा, चलिए आप समझाते हैं आपको। CO2 को किस तरह से एब्जॉर्ब करता है। आप लोग पढ़े होंगे सोडा लाइम के बारे में, कनिस्टर लगा हुआ रहता है एनेस्थेसिया मशीन में, कनिस्टर लगा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, तो सोडा लाइम रहती, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। इसमें भरा हुआ रहता है, पिंक कलर का रहता है, और इसमें ये भरा हुआ रहता है। तो क्या होता है, जब CO2 जाता है तो वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्लोज्ड सर्किट में होता है, यानी कि एक बार इनहेल किया, यहाँ से जा रहा है, क्या हुआ, इनहेल किया, इनहेल करने के बाद फिर एक्सहेल जो होता है, तो यहीं पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका डायमीटर देखेंगे तो यहाँ पर कनिस्टर लगा हुआ रहता है, इसमें फूल रहता है, सोडा लाइम में ये सोडा फुल रहता है। उसके बाद फिर यहाँ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, फिर रीब्रीदिंग ये करवा देते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्पाइनल एनेस्थेसिया इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इज, यानी कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यहाँ पर बात कर लीजिए क्या होता है कि कॉमन क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन, यानी कि क्या होता है, BP पेशेंट का बढ़ने लगता है, हाइपोटेंशन BP घटने लगता है, फीवर आ जाता है, यानी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। चलिए डायबिटीज़ तो सबसे पहले कट जाएगा। अगर फीवर का हम लोग हाइपरटेंशन का बात करेंगे, तो क्या हाइपरटेंशन होता है जब भी स्पाइनल हम लोग देते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं, जब भी स्पाइनल जब एनेस्थेसिया हम लोग देंगे तो क्या होगा कि BP यहाँ पर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन में जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएंगे नो, यानी BP यहाँ पे घटेगा, यानी हाइपोटेंशन में पेशेंट जाएगा। ये आपको याद रखना है कि क्या होगा, हाइपोटेंशन में पेशेंट जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या, बी होगा, यानी BP को घटाता है। कभी भी आप देखेंगे जब भी स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया आएगा तो उसके बाद BP क्या होता है, फॉल होने लगता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। 17 में देखेंगे व्हाट इज द पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसका क्या होता है नंबर, तो वो आपको बतलाना है। पिन इंडेक्स में जो नंबर होता है वो नंबर आपको इसमें बतलाना है। तो नंबर आपको याद है कि नहीं, भूल गए? तो पिन इंडेक्स का नंबर सिस्टम आपको याद रखना है, किसका, ऑक्सीजन का। इसका क्या होगा आंसर, सही आंसर बताइए, जल्द से जल्द बतलाइए। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 25 होगा। पिन इंडेक्स आपको याद हमेशा रखना है, यानी पिन इंडेक्स से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन फ्लो रेट इन एनेस्थेसिया मशीन, यानी एनेस्थेसिया मशीन में जो
ऑक्सीजन फ्लश सिस्टम एक होता है। ऑक्सीजन फ्लश सिस्टम का हम लोग जो यूज करते हैं वह कितना फ्लो रेट से क्या होता है मशीन इसको भेजता है, तो वो आपको याद रखना है। 10 से 20 होता है। चलिए इसमें देखिए ये जो होता है यहाँ फ्लश सिस्टम लगा हुआ रहता है, इसको जब दबाते हैं तो यहाँ आउटलेट से कितना ऑक्सीजन यहाँ से निकल सकता है तो वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितना लीटर निकलेगा, तो एक बार अगर हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पर बी में आप लोग देख सकते हो 20 से 35 लीटर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखते 35 से 75, ये क्या होगा, यही सही होने वाला है। 70 से 100 ये भी नहीं होगा, यानी कि सही आंसर क्या होगा, तो 35 से 75 लीटर पर मिनट से ये जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये रेंज में पूछा जाता है, ये रेंज कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसको रखिएगा, ये पूछा जाता है। ऐसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये एपीएल वाल्व है और यहाँ फ्लो मीटर लगा हुआ है, रिजर्व वायर यहाँ पे है। चलिए ये तो एनेस्थेसिया मशीन है, इसको बाद में हम लोग समझेंगे। 19 में देखेंगे इन्वेसिव ब्लड प्रेशर यानी आईबीपी। एक होता है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। इन्वेसिव मतलब बॉडी के अंदर में डाल करके जब हम मॉनिटरिंग करेंगे वह होता है, बीपी को मापते हैं। एक्चुअल बीपी इसमें बतलाता है। इज मोस्ट कॉमनली डन थ्रू विच आर्टरी, यानी कौन सा आर्टरी में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो फीमरल आर्टरी या ब्रांचियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। तो फीमर आर्टरी कहाँ होता है, तो फीमर के पास में रहता है। मान के चलिए ये देखिए पैर है, तो इसमें फीमर के पास में क्या होगा, फीमरल आर्टरी होगा, यहाँ फीमरल आर्टरी होगा। अगर ब्रांचियल आर्टरी बोलेंगे तो ब्रांचियल आर्टरी यहाँ पे रहेगा। रेडियल आर्टरी, अब देखिए रेडियल आर्टरी कहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर थंब है, थंब के साइड में जो है यहाँ पर रहेगा रेडियल आर्टरी। रेडियस जो बोन होता है, रेडियस बोन के साथ रहता है। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे गला के पास में कैरोटिड आर्टरी होता है। इसका राइट आंसर होगा रेडियल आर्टरी होगा। रेडियल आर्टरी से हम लोग डालते हैं, तो रेडियल आर्टरी चलिए इसका दिखाते हैं आपको। जो ये रेडियल आर्टरी है थंब के साइड में होता है क्या, तो रेडियल आर्टरी होता है। और ये 30 से 35 डिग्री पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और देखिए आर्टरियल लाइन इसमें हम लोग डाल दिए, आर्टरियल लाइन डाले, इसमें ट्रांसड्यूसर लगा हुआ रहता है और ये क्या करता है, मॉनिटर तक हमारा बतलाता। प्रेशर बैग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कितना इसमें प्रेशर बना रहा है, आर्टरी क्या प्रेशर है वह यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं। ये एक्यूरेट मेजर करता है आर्टरियल प्रेशर। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। 20 में हम लोग देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज एन स्टर टाइप यानी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि स्टर जो टाइप्स का कौन सा इसमें से है, लिडोकेन है, ब्यूपीवाकेन है, प्रोकेन है, ब्यूपीवाकेन है, यानी इनमें से कौन सा होगा स्टर ग्रुप का। इसमें लोकल एनेस्थेसिया में हम लोग पढ़े थे, यानी कि स्टर था, एमाइन था। स्टर और एमाइन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि एमाइन था, यह दोनों ग्रुप था, यह दोनों ग्रुप में कौन इसमें है। तो हम लोग एक चीज इसमें पढ़े थे ना कि स्टर जो होगा, स्टर में क्या होगा, तो स्टर में एक आई होगा, यानी आई जो इसमें रहेगा एक ठो आई रहेगा, यानी आई क्या रहेगा, तो एक आई यहाँ पर रहेगा। और एमाइन में क्या होगा, एक से अधिक रहेगा, यानी कि मोर देन वन, यानी वन से अधिक रहेगा इसमें। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें कितना है, तो 2 है आई। इसमें अगर हम लोग देखते हैं ब्यूपीवाकेन में भी 2 है, उसके बाद रोपीवाकेन में भी 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकेन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसमें क्या हो सकता है, स्टर में तो प्रोकेन होता है, क्लोरोप्रोकेन होता है, टेट्राकेन होता है, बेंजोकेन होता है, कोकीन होता है। अगर एमाइड के बाद में हम लोग जाते हैं तो लिडोकेन होता है, जिसको लिग्नोकेन भी हम लोग बोल सकते हैं। ब्यूपीवाकेन होता है, रोट्रिया वेकीकेन एक आता है, उसके बाद पेरिलोकेन भी एक आता है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप ये अब तक आपको कितना समझ में आया होगा। अब हम लोग पार्ट 2 में और जो बचा हुआ है
मेमोरी बेस्ड, उसको हम लोग फिर बात करेंगे। आपको 100 इसमें बात करेंगे किसका, तो हम लोग जो दिसंबर में जो आया था, दिसंबर में 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का बेस्ड पे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा पार्ट्स को, 5 पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 जब 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, पूरा करने के लिए 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं कि आपको भी आराम होगा। 20-20 क्वेश्चन का हर पार्ट रहेगा, यानी कि एवरी पार्ट्स क्या होगा, तो 20 क्वेश्चन का यहाँ पर होने वाला है। आई होप ये अब तक अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।